वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि न्यूटन के गति के नियम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा कण गति का 8वां वीडियो है। इन वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि इनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन नेवी, एयरफोर्स एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की हमारे इन क्वेश्चनों को। जड़त्व पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिर अवस्था अथवा समान गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर पाती, अपनी स्थिर अवस्था को परिवर्तित नहीं कर पाती, अपनी गति की दिशा को परिवर्तित नहीं कर पाती, अपनी समान गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर पाती। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि जो जड़त्व का गुण होता है वह यही होता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था होती है या गतिमान अवस्था में होती है तो वह अवस्था को परिवर्तित नहीं कर पाती है, क्योंकि वह अपनी उस अवस्था को कंटिन्यू रखना चाहती है। और इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वह अपनी स्थिर अथवा समान गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर पाती। अब है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम में कौन सा कथन सत्य है, यानी उसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य बुझा हमें। तो देखते हैं ऑप्शन। यह बल का माप प्रदर्शित करता है, यह वेग में परिवर्तन की दर और बल में संबंध दर्शाता है, यह बल और संवेग में संबंध दर्शाता है, इससे जड़त्व का मान प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वह हमें बल और संवेग में परिवर्तन की दर को समझाता है, न कि वेग में परिवर्तन की दर को। वेग का दूसरा नियम हमें, न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है वह हमें बल का माप का जो प्रदर्शित करता है, यानी कि उसकी परिभाषा को भी डेफिनाइट करता है। और जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है यह बल और संवेग में संबंध दर्शाता है कि जो बल होता है वह संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है और जड़त्व का माप भी बताता है। लेकिन इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हम वेग में परिवर्तन की दर को नहीं बताता बल्कि संवेग में परिवर्तन की दर को बताता है, यानी F बराबर होता है dp/dt। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बलों के कारण वस्तु पर त्वरण शून्य होगा जब सभी बल का सदिश योग शून्य हो, वस्तु बहुत भारी हो, वस्तु हल्की हो या वस्तु बिंदु मात्र पर हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि यदि किसी वस्तु पर बलों का सदिश योग शून्य होता है तभी उसका त्वरण शून्य होता है, यानी कि सभी सेम डायरेक्शन में उस पर जो बल लगता है या तो वो समान होता है, विपरीत दिशा में लगते हैं, या फिर यदि अलग अलग दिशा में लगते हैं तो उनका जो सदिश योग होता है शून्य होता है, तो वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, यानी उसमें त्वरण नहीं होता। यदि गतिमान अवस्था में होती है तो गतिमान ही रहेगी यदि उस पर लगने वाले बलों का सदिश योग शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बलों के प्रभाव में एक वस्तु स्थिर अवस्था में रखी रहती है। इसके लिए आवश्यक है कि तीनों बल एक सरल रेखा पर हों, एक ही बिंदु में हो, एक ही बिंदु से गुजरे तथा एक ही तल में स्थित न हो, एक ही बिंदु में गुजरे तथा एक ही तल में स्थित हो, 3 परस्पर लंबवत दिशाओं में हो या एक ही बिंदु से गुजरे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। यानी यदि ये कोई वस्तु है, इस पर कोई भी 3 बल लगे हुए हैं, तो हमें बताना है कि यह वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है, तो इस पर जो तीनों बल लगेंगे वह उसकी जो स्थिति है वो क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यदि वो तीनों बल एक ही दिशा में होंगी तो वस्तु बल की दिशा में गति करेगी, यानी स्थिर नहीं रहेगी। और यदि वह एक तल में नहीं रहेंगे तो जो उनका जो सदिश योग है वो शून्य नहीं होगा, यानी उनका सदिश योग शून्य होना चाहिए तभी वस्तु स्थिर अवस्था में होगी। तो सदिश योग लगाने के लिए वस्तु के जो लगाए बल हैं वो तीनों एक ही तल में होना चाहिए और एक ही बिंदु से गुजरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी एक ही बिंदु से गुजरेंगे और एक ही तल में स्थित होंगे। एक यदि लंबवत होंगे तो लंबवत होने पर तो इनका जो सदिश योग है वो शून्य नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग तुलना में पकड़े स्प्रिंग तुलना में
पलड़े में रखे एक बिक्कर में द्रव्य भरा है। यदि इस द्रव्य में अपनी अंगुली डुबाया जाए तो तुल्य का पाठ्यांक है। देखिए दोस्तों, जब कोई तुला पर कोई बिक्कर रखा हुआ है और उसमें पानी भरा हुआ है और उस पानी में अपन अंगुली डुबोते हैं तो उसका भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। देखिए ऐसा क्यों होता है? मान लो इसमें ये कोई बीकर है और इसमें ये पानी भरा हुआ है। इसके जो पानी है, इसके जो जो यहाँ के जो कण हैं, ये आपस में अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं, नहीं आपस में आकर्षण करते हैं। और जब अपन उनमें से यानी कि कोई अंगुली डुबोते हैं इसमें, तो हम इन कणों को यानी पानी के इन कणों को दूर हटाने के लिए थोड़ा हमें बल लगाना पड़ता है। यानी कि थोड़ा जब हम अपन अंगुली पे नीचे की तरफ बल लगाते हैं तो ये कण यानी ऊपर की ओर कुछ प्रतिक्रिया बल लगाते हैं, यानी हमारी अंगुली को थोड़ा बल लगाना पड़ेगा तभी पानी में डूबेगी। तो जब अपन इस पर बल लगाएंगे तो इसके भार में वृद्धि हो जाएगी और इसके भार में वृद्धि होने के कारण जो तुल्यांक का पाठ्यांक है वो बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब है अगला क्वेश्चन। गंदे लचीले गंदे गलीचे को छड़ी से पीट कर साफ किया जाता है, यह न्यूटन के नियम के अनुसार है। तो देखिए दोस्तों, जब गंदे गलीचे या कपड़े को छड़ से पीटा जाता है वह साफ हो जाता है। तो यह न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार होता है, यानी जड़त्व के नियम से। जब किसी यानी कि ये कोई कपड़ा है और इसमें यानी बारीक बारीक यानी मिट्टी के कण या धूल के कण छिपे होते हैं, जब हम इसको किसी छड़ से पीटते हैं तो जो हमारा कपड़ा होता है ये अचानक से गति करता है नीचे की ओर, और बल्कि ये जो इसे जुड़े नहीं होते हैं मिट्टी के कण या धूल के कण, ये अपनी स्थिति को यानी कि स्थिर ही रहना चाहेंगे, लेकिन ये जो कपड़ा है वो अचानक से छड़ पीटने पर यानी गति करेगा, और गति करने के कारण ये जो कण है ये स्थिर ही रहेंगे और स्थिर रहने के कारण ये बाहर रह जाएंगे, यानी कि कपड़े से बाहर निकल जाएंगे और कपड़ा साफ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रथम नियम से, या जड़त्व भी कह सकते हैं। जड़त्व के कारण ही ऐसा होता है, जब किसी गंदे कपड़े को अपन पीटते हैं तो वह साफ हो जाता है, क्योंकि जब पीटते हैं अचानक से कपड़ा गति करता है और जो उसके धूल के कण होते हैं वो अपनी अवस्था को स्थिर ही रखना चाहेंगे जड़त्व के कारण, और वह कपड़े से बाहर हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्केटर घर्षण रहित बर्फ के तालाब के केंद्र पर खड़ा है और किनारे पर पहुंचने के लिए वह मदद लेगा। न्यूटन के प्रथम नियम की, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। देखिए दोस्तों, मान लो कोई स्केटर है वह बर्फ के केंद्र पर खड़ा है और इस पर यानी कि घर्षण नहीं है बिल्कुल भी, तो यह इस किनारे पर आने की कोशिश करेगा। तो किनारे पर आने के लिए वह न्यूटन के तृतीय नियम की मदद लेगा। क्यों? उसके पास जो छड़ होती है वह बर्फ में चुभेगा और वह उस छड़ पर पीछे की ओर बल लगाएगा, और ये छड़ इस बर्फ में चुभी होने का ये तो पीछे की ओर जाएगी नहीं, बल्कि जो स्केटर होता है या जो ये व्यक्ति होता है इस पर ही आगे की ओर बल लग जाएगा, यानी कि ये प्रतिक्रिया बल लगेगा इस पर, और प्रतिक्रिया बल लगने के कारण यह आगे की ओर आ जाएगा और किनारे पर पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूटन की तृतीय नियम लगता है, क्योंकि यह छड़ के ऊपर पीछे की ओर बल लगाता है, लेकिन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार जो प्रतिक्रिया बल है वह स्केटर के आगे की ओर लगेगा, इस कारण स्केटर आगे की ओर गति करेगा और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है और अंत में स्केटर होता है वह किनारे पर पहुंच जाता है। अब है किसी गाड़ी को रोकने के लिए एक निश्चित परिमाण का मंदक बल लगाया जा रहा है। यदि गाड़ी की गति को दुगुनी कर दिया जाए तो वह मंदक बल उसको कितनी दूरी पर रोक सकेगा? तो देखिए दोस्तों, हमारा जो गति का तृतीय समीकरण होता है वो होता है v² माइनस u² बराबर 2as। अपन सभी जानते हैं गति का जो तृतीय समीकरण होता है वो ये होता है, लेकिन यानी वह गाड़ी आगे जाकर के रुक जाती है, यानी कितनी दूरी पर रुकेगी, तो यानी रुकने के कारण उसका जो अंतिम वेग u है उसका मान 0 जाएगा और इक्वेशन हमारी ओनली यही बचेगी कि u² बराबर हो जाएगा 2as, और ये जो माइनस है वह है त्वरण, यानी यहाँ पर मंदन दिया हुआ है, मंदन के कारण यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन त्वरण को यदि माइनस में लिखते हो अपन इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मेन फोकस हमें ये करना है कि जो u² है वह इस s के समानुपाती होता है, या फिर अपन कह सकते हैं जो दूरी रुकने से पहले तय करेगी उसके लिए जो
दूरी होती है वो यू स्क्वायर के समानुपाती होती है। अब हमें बताया गया है कि गति की चाल को दुगुनी कर दें। यदि इसकी चाल को अपन दो दो गुनी कर देंगे तो ये जो विस्थापन है या फिर जो दूरी है जिसमें गति की उसका मान 4 गुना हो जाएगा। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि यानी 4 गुनी दूरी तय करेगी यदि उसकी गति को 2 गुना कर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्थिर कण पर यदि दो परस्पर लंबवत दिशा में बल लगे हैं तो कण का पथ होगा। देखिए तो यदि किसी कण पर दो लंबवत दिशा में और बराबर बल लगे हुए हैं, लंबवत हैं लेकिन बराबर हैं, तो अपन देखते हैं इसका जो परिणामी बल हो जाएगा वो इस दिशा में होगा। यानी कि जो परिणामी बल है वो ओनली एक ही दिशा में लगेगा और जो कण है वो है उसी दिशा में गति करेगा और सरल रेखा में गति करेगा। यदि कण पर गति के विपरीत दिशा में बल लगता तो गति प्रवलयाकार या वर्ताकार होती, लेकिन जो ये दो बल लगे हुए हैं और दोनों विपरीत हैं और ये गति की ही दिशा में लगेंगे, यानी कि जो परिणामी बल होगा वह जो वस्तु की गति है उसी दिशा में होने के कारण इसकी जो गति होगी वो सरल रेखी होती है। एक दोस्तों क्वेश्चन ये इसी बेस क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है हमें, यदि किसी वस्तु की गति यानी वेग है और वेग के विपरीत दिशा में जिस भी दिशा में वेग है उसके विपरीत दिशा में उस पर बल लगाया जाता है तब उसकी गति वर्ताकार होगी, क्योंकि यहाँ पर ये गति इधर करेगी फिर इस पर लंबवत वेग लगाए वो बल लगाया जाएगा वेग की दिशा के लंबवत, तो ये इस दिशा में मुड़ जाएगी। यदि इसके लंबवत लगाया जाएगा तो इस दिशा में मुड़ जाएगी। इस प्रकार यह वर्ताकार गति करेगी। लेकिन यहाँ पर हमें दो बल दिए हुए हैं, ये परस्पर आपस में ही लंबवत है कि गति की दिशा के, तो आपस में लंबवत होने के कारण जो परिणामी बल होगा वो तो गति की दिशा में ही होगा, तो इस कारण यह सरल रेखा में होगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम का भार बराबर होता है। देखिए दोस्तों जो हमारा भार का सूत्र होता है यानी वेट का वो होता है mg, तो हमें 1 kg दिया हुआ है तो जो वेट होगा वह गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा यानी 9.8 और मात्रक न्यूटन लग जाएगा। और 1 ग्राम भार दे रखा है तो 1 ग्राम भार के लिए तो याद रखिए दोस्तों 980 डाइन होता है, क्योंकि जो जिस मात्र पद्धति में इसको चेंज करेंगे तो 980 डाइन आएगा। और इसको याद रखना 1 ग्राम भार के लिए जो भार होता है 1 ग्राम का वो होता है 980 डाइन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य बलों की उपस्थिति में कोई कण स्थिर अवस्था में रह सकता है जबकि कण पर स्थिर मान का बल आरोपित हो, कण पर बदलते मान का बल आरोपित हो, कम से कम 3 बल आरोपित हो या कण पर आरोपित बलों का सदिश योग 0 हो। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उनका सदिश योग 0 होना चाहिए। यानी कि सदिश योग मतलब यानी किसी भी दिशा में कोई भी बल नहीं लगना चाहिए, उनका जो सदिश योग है वो 0 हो जाना चाहिए। इसी का इस तभी वह वस्तु स्थिर अवस्था में रह पाएगी, अन्यथा वह स्थिर अवस्था में नहीं रहेगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती गाड़ी में बैठा एक यात्री गेंद को ऊपर की दिशा में फेंकता है। यदि गेंद यात्री के पीछे गिरती है तो गतिशील है। तो जो ट्रेन है उसके बारे में पूछा वो किस दिशा में गतिशील है, यानी कि अचर वेग से या मंदन वेग से या त्वरण से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि जो ट्रेन होती है वो समान वेग से यानी कि है नियत त्वरण से चलती है, यानी समान वेग से त्वरण नहीं होता उसमें, यानी समान वेग से चलेगी तो जो गेंद है वह वापस ही यात्री के हाथों में आ जाएगी। और यदि वह त्वरण से चलती है तो गेंद उसके पीछे जाकर के गिरेगी, और यदि वह मंदन से चलती है तो गेंद यात्री के आगे जाकर के गिरेगी। क्यों? तो यहाँ पर हमें दे रखा है यानी कि वह गाड़ी के पीछे गिरती है, तो पीछे गिरने के कारण हम कह सकते हैं कि वह त्वरण से गिरेगी। और यह क्यों गिरती है इसका एक्सप्लेनेशन इसी सीरीज के जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो है लेक्चर नंबर 7 उसमें बताया है आपको, तो उसे देख लीजिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर गाड़ी की छड़ से डोरी द्वारा एक गेंद लटकाई जाती है। यदि गेंद दाहिनी ओर मुड़ती है तो दोस्तों गेंद बाईं ओर टहलेगी, क्योंकि जब मान लो ये कोई गाड़ी जा रही है और यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है, यानी यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है, तो जो यह दाहिनी ओर मुड़ने के कारण जो इस पर ये गेंद लटकी हुई है वह सीधी अपनी जो वेग की दिशा है उसको
अपरिवर्तित करना चाहिए, यानी कि उसी दिशा में बनाए रखना चाहिए। लेकिन अपन बल द्वारा गाड़ी की दिशा को मोड़ देते हैं या कार की दिशा को मोड़ दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि जो ये गेंद है यह बाईं ओर मुड़ेगी, क्योंकि यह अपनी सीधी जो गति है, गति की दिशा होती है, गेंद उसको सीधी बना यानी अपरिवर्तित रखना चाहेगी। इसके कारण इसकी जो दिशा परिवर्तित नहीं होगी और गेंद है ना जो इस ओर मुड़ जाएगी, गाड़ी इस ओर जाएगी तो गेंद इस ओर आएगी, क्योंकि गेंद इस ओर जाने की कोशिश करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाईं ओर, यानी कि उसके विपरीत दिशा में। अब अगला क्वेश्चन, एक तोता कांच के एक बंद पिंजरे के फर्श पर बने स्टैंड पर बैठा है। यदि पिंजरा एक लड़के के हाथ में है, यदि तोता नियत वेग से पिंजरे में उड़ने लगे तो पिंजरे का भार प्रतीत होगा। देखिए तो पिंजरे का भार है वह घट जाएगा, क्योंकि भार होता है mg। जब जो है वो तोता वहाँ से उड़ जाएगा तो जो पिंजरे का जो द्रव्यमान होगा वह कम हो जाएगा, क्योंकि जो तोते का जो भार है, जो द्रव्यमान है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो पिंजरे से स्पर्श हट जाएगा और ओनली फिर भार बचेगा इसी का, पिंजरे का। तो इसका द्रव्यमान कम होने के कारण भार में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि भार द्रव्यमान पर निर्भर करता है और इसके समानुपाती होता है। तो इसका अपन कह सकते हैं कि तोता उड़ने पर घट जाएगा, क्योंकि जो द्रव्यमान ओनली पिंजरे का बचेगा, टोटल द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर आलम से ऊर्ध्वाधर लटका हुआ है। एक पत्थर दृढ़ आलम से ऊर्ध्वाधर लटका हुआ है, जिस क्रिया के कारण पत्थर में भार है उसकी प्रतिक्रिया होगी। देखिए दोस्तों, उसकी प्रतिक्रिया जो पृथ्वी के केंद्र के ऊपर की ओर होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी वस्तु होती है वह पृथ्वी पर होता है तो उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो नीचे की ओर लगता है। जो बल होता है पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर खींचती है और उसके बल नीचे की ओर लगता है, चाहे वह वस्तु इसकी सतह पर रखी हुई हो या किसी दृढ़ आलम से ऊपर लटकी हुई हो रस्सी द्वारा। इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो नीचे की ओर लगता है। लेकिन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण जो प्रतिक्रिया बल होता है वह हमेशा इसके ऊपर की ओर लगेगा, यानी केंद्र से ऊपर की ओर, यानी पृथ्वी का जो केंद्र होता है इससे ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, गोला दागने पर तोप प्रक्षेपित होती है, इसका कारण है। गोला दागने पर गोल जो गेंद हो जाती है वो प्रक्षेपित होती है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण, क्योंकि यदि गोला को दागते हैं तो उस पर आगे की ओर बल लगाया जाता है और इसके कारण प्रतिक्रिया बल जो तोप होती है उस पर लगेगा और उसकी दिशा इसके विपरीत होती है, यानी वह तोप प्रक्षेपित होती है, यानी पीछे की ओर धक्का मारती है। तो ये होता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर होती है। तो देखिए दोस्तों, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर होती है dp/dt। यह गति के दूसरे नियम के अनुसार बल के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह आरोपित बल के समानुपाती होती है। और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बल के समानुपाती होता था उसी की दिशा में होती है, यानी कि दिशा भी जो संवेग में परिवर्तन होता है उसी दिशा में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तैरने में निम्न सिद्धांत लागू होता है। तो देखिए दोस्तों, जो तैराक की समुद्र के अंदर या कोई भी झील के अंदर तैरता है तो वह न्यूटन के तृतीय नियम का ही सहारा लेता है, क्योंकि न्यूटन के तृतीय नियम की मदद से ही वह तैर पाता है, यानी कि वह पानी को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करता है। जब तैराक किसी समुद्र या झील में तैरता है तो वह अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, यानी पानी पर पीछे की ओर बल लगाया जाता है। लेकिन जो पानी बहुत मात्रा में होता है वो जो तैराकी होता है उस पर प्रतिक्रिया बल उसके आगे की ओर लगता है, इसके कारण वह आगे की ओर गति करता है। जितना पानी वह पीछे धकेलेगा उतना ही जो तैराकी होता है वो आगे की ओर बढ़ेगा, यानी उतना ही आगे की ओर तैरने लगेगा। तो इसमें जो प्रतिक्रिया और क्रिया प्रतिक्रिया जो बल होता है वह कार्य करता है, और हम कहते हैं जो क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है न्यूटन के गति का तृतीय नियम ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय